हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वैदिक एकेडमी। तो लास्ट क्लास हमने अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था आर्टिकल 368 के बारे में। इसका थ्योरेटिकल पार्ट हमने डिस्कस किया था कि अमेंडमेंट कैसे किया जा सकता है, कौन कर सकता है और कितने प्रकार से कर सकता है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो अब तक किए जा चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो इसे हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। आज का वीडियो हमारा पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The Vedic Academy। अगर आप इस चैनल का एफिशिएंटली यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां पर आपको सारे वीडियोस टॉपिक वाइज सीरियली मिल जाएंगे। इससे आपको वीडियोस खोजने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो लास्ट के वीडियो में हमने क्या देखा था, आर्टिकल 368 देखा था। ठीक है, और कितने तरह से अमेंडमेंट किया जा सकता है, यानी सिंपल मेजॉरिटी से, स्पेशल मेजॉरिटी से और स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन बाय स्टेट से किया जा सकता है। तो हमने देखा था कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ आर्टिकल्स को हम सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं एडिट या फिर अमेंड, कौन कौन से को स्पेशल मेजॉरिटी से और कौन कौन में हमें रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो इससे अगर आपको देखना है और आपने मिस कर दिया तो लास्ट वीडियो आप जाके देख सकते हैं। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे अब तक जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हो चुके हैं उनको हम टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे किए गए हैं जिससे हमारे स्टेट के बाउंड्रीज में या फिर स्टेट्स में इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे गोवा इंडिया का पार्ट नहीं था। ठीक है, गोवा आज़ादी होने के बाद भी काफ़ी दिनों तक, ठीक है, वो पोर्तुगल के अंडर में था, पोर्तुगल के पावर में था। फिर उससे बाद में इंडिया में शामिल किया गया और वो इंडिया का एक स्टेट बना। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कई सारे आपको अमेंडमेंट्स मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे तरह के आपको क्या मिलेंगे, दूसरे तरह आपको मिलेंगे कुछ लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता होगा कि 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, तो 22। लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब सिर्फ 14 लैंग्वेजेस थे। ठीक है, और फिर धीरे धीरे लैंग्वेजेस ऐड होते होते ये 22 तक पहुंचा। तो कैसे कैसे कौन कौन से आर्टिकल्स अमेंडमेंट्स के थ्रू ये जो लैंग्वेजेस ऐड हुए हैं ये भी हमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये 2 तरह के हो गए आर्टिकल्स। अब इनके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स बचते हैं उन्हें हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जैसे कि मैंने बताया पार्ट 1 ऑफ द वीडियो है, तो इसमें हम ये 2 सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यानी जो डिफरेंट स्टेट्स से रिलेटेड अमेंडमेंट्स हैं उन्हें और डिफरेंट लैंग्वेजेस से रिलेटेड अमेंडमेंट्स हैं उन्हें। ठीक है, इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स बचेंगे वो हम एक अलग से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और मैं बता दूं आपको कि इन दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आपको इस अकेले वीडियो में मिलेगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। ठीक है, जैसे कि 42nd अमेंडमेंट मिलेगा, 44th अमेंडमेंट मिलेगा। ठीक है, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ आपको 86th अमेंडमेंट मिलेगा, 61st अमेंडमेंट मिलेगा। बहुत सारे अमेंडमेंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेट्स और लैंग्वेजेस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट चेंजेस मेड टू द स्टेट्स। ठीक है, चेंजेस जो किए गए इंपॉर्टेंट स्टेट्स में उनसे रिलेटेड अमेंडमेंट्स। तो सबसे पहला अमेंडमेंट जो इंपॉर्टेंट है स्टेट से रिलेटेड वो है 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस हुआ था। तो देखिए, इससे पहले 1956 से पहले यानी 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ, या फिर उससे पहले जाते हैं 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ से लेकर 1956 तक हमारे जो स्टेट्स थे वो काफ़ी कम स्टेट्स थे, शायद 14 स्टेट्स एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, सिर्फ 14 स्टेट्स एग्जिस्ट करते थे। और ये जो एक स्टेट का नोमेनक्लेचर किया हुआ था वो ब्रिटिश के टाइम में किया गया था। ठीक है, जैसे कि आपका बंगाल प्रेसिडेंसी था, ठीक है, उसके अलावा मद्रास था। ठीक है, तो उस हिसाब से इसे बांटा गया था और सिर्फ 14 स्टेट्स में बांटा हुआ था और काफ़ी बड़े बड़े स्टेट्स थे, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, ये सारा एक स्टेट था। तो जब बाद में किया गया 7th अमेंडमेंट एक्ट के तहत, तो फिर सारे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया, सबका बाउंड्री चेंज करके फिर से बनाया गया लैंग्वेज के बेसिस में। जहाँ पे तेलुगु बोला जाता है उसे आंध्र प्रदेश बनाया गया। ठीक है, जहाँ तमिल बोला जाता है तमिलनाडु बनाया गया। इस हिसाब से बनाया गया सारे स्टेट्स को। ठीक है, लैंग्वेज बेसिस पे। तो ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस जो ये रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था ये 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के बेसिस पे हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961। तो इसके तहत दादरा और नगर हवेली जो है वो इंडिया में शामिल हुआ था फ्रॉम पोर्तुगल। अब देखिए,
जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो आज़ाद सिर्फ ब्रिटिश से हुआ था, इसके अलावा भी कई यूरोपियन जो देश हैं उनके कॉलोनीज इंडिया में थे। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया, दादरा हो गया, गोवा हो गया, दमन एंड दीव हो गया, ये सारे पोर्तुगल के कॉलोनीज थे। ठीक है, तो ब्रिटिश तो चले गए लेकिन इंग्लैंड चला गया, लेकिन पोर्तुगल, फ्रेंच, इनके कुछ कुछ हिस्से हमारे देश में भी बचे हुए थे। तो फिर इनसे भी ये हिस्से वापस लेके फिर इंडिया में शामिल किया गया। तो 1961 में हम देख रहे हैं कि 10th अमेंडमेंट एक्ट के तहत दादरा और नगर हवेली को शामिल किया गया, और 12th अमेंडमेंट एक्ट के तहत गोवा और दमन एंड दीव को इंडिया में शामिल किया गया। दोनों याद रखिए आपको पोर्तुगल से है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि दमन एंड दीव या दादरा एंड नगर हवेली या गोवा किस का कॉलोनी था, ठीक है, जब देश आज़ाद हुआ, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको याद रखना है किसका था, पोर्तुगल का। तो ये 3 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे। अब चलिए नेक्स्ट अमेंडमेंट में जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट जो स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरी बने हैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ, सबके बारे में नहीं बता रहा हूँ। जैसे मेघालय फॉर्म हुआ था, ये सारे जितने भी 7 सिस्टर्स हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट में वो सारे फॉर्म हुए थे, तो वो एक एक करके फॉर्म हुए, तो उनके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, पूरा 7 जो सिस्टर्स हैं वो सिर्फ एक आसाम करके स्टेट था, बाद में धीरे धीरे ये अलग हुए हैं। लेकिन जैसे कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, नागालैंड का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नागालैंड को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए 371A के तहत। ठीक है, तो नागालैंड कब फॉर्म हुआ था, नागालैंड फॉर्म हुआ था 13th अमेंडमेंट एक्ट 1963 के तहत। ठीक है, नागालैंड, और फिर इसे स्पेशल प्रोविजंस दिए गए थे 371A के तहत। ठीक है, उसके बाद 14th अमेंडमेंट एक्ट की अगर बात की जाए तो इसके तहत पौंडीचेरी को इंक्लूड किया गया था इंडिया में। और देखिए पौंडीचेरी किसका ये था, कॉलोनी कह सकते हैं एक तरह से, फ्रांस का। तो फ्रांस से पौंडीचेरी को लेकर इंडिया में इंक्लूड किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो अभी भी आप अगर पौंडीचेरी में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ फ्रेंच लोग मिलेंगे जो कि इंडिया में बस गए हैं। ठीक है, एंग्लो इंडियंस आप कह सकते हैं। तो पौंडीचेरी आपको याद रखना है फ्रांस से, गोवा और दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली था पोर्तुगल से, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975, इसमें क्या होगा, इसमें सिक्किम को इंडियन स्टेट बनाया गया है। ठीक है, तो सिक्किम भी पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, बहुत दिनों तक इंडिपेंडेंट रहा है, उसके बाद इसे फिर इंडिया में शामिल किया गया था 1975 में। ठीक है, सिक्किम बना था इंडियन स्टेट। तो ये सारे जो मैंने 6 अमेंडमेंट्स बताया स्टेट्स के तहत आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में हमारे वीडियो का, जो कि है लैंग्वेज से रिलेटेड अमेंडमेंट्स, यानी अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू चेंजेस मेड इन द लैंग्वेज। तो हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज मैंने आपको बताया, टोटल जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ तो 14 लैंग्वेजेस थे, और बाद में फिर 8 लैंग्वेज ऐड हुए। तो ये जो 8 लैंग्वेज ऐड हुए, टोटल 3 अमेंडमेंट्स ऐड हुए हैं। सबसे पहला 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967, इसमें आपका सिंधी ऐड हुआ था। ठीक है, सिंधी ऐड हुआ ऑफिशियल लैंग्वेजेस में। और फिर नेक्स्ट आता है 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसमें ऐड हुआ टोटल हमारे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, टोटल 3 लैंग्वेजेस ऐड हुए। फिर आता है हमारा 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2004, इसमें हमारा बोडो, डोगरी, संथाली एंड मैथिली। ठीक है, तो ये 4 लैंग्वेज ऐड हुए। तो टोटल देखिए 4, 3, 7, 1, 8, तो ये 3 के तहत हमारे टोटल 8 लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस और ऐड हुए। तो ये तीनों आप अमेंडमेंट्स याद रख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हमारा जो वीडियो है अमेंडमेंट्स का फर्स्ट पार्ट वो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, 42nd अमेंडमेंट हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 44th अमेंडमेंट हो गया। ठीक है, कई सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जिनसे रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टेट्स और लैंग्वेजेस से भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वो जो पढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो उससे भी आप ज़रूर याद रखिएगा। तो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो आप ज़रूर हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाए, वहाँ पे आपको SSC, CGL, RRB, NTPC से रिलेटेड जितने भी जनरल नॉलेज के आपको क्वेश्चंस हैं, जनरल नॉलेज के टॉपिक से हम आपको टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट में अरेंज मिल जाएंगे। जैसे इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ।
धन्यवाद।